एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर 2022 में पूछे गए सवाल, और ये सवाल होगा 17 जनवरी 2022 को हिंदी पेडागोजी में जो 15 नंबर पूछा गया है उसका संपूर्ण विश्लेषण होगा। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि सी टेट में हिंदी 30 नंबर का रहता है, लेकिन 2 पैसेज रहता है, 2 पैसेज बराबर 10 नंबर, और 15 पेडागोजी 5 नंबर ओल जोल यानी व्याकरण वगैरह से रहता है, तो उसमें अपना समय हम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे आपका समय। तो आज का टॉपिक जो होगा प्रीवियस ईयर 17 जनवरी 2022 को पूछे गए हिंदी पेडागोजी का संपूर्ण विश्लेषण। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं, जिसमें जिक्र क्या होगा। जिक्र होगा सी टेट 2022 जो आने वाला दिसंबर में होने वाली एग्ज़ाम है 2022 दिसंबर में, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। तो इसमें होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा जो 17 जनवरी 2022 का है, और ये हिंदी पेडागोजी का है, 15 बाय 15 होगा और जिसका संपूर्ण विश्लेषण होगा। तो पहला प्रश्न पढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि जो नए लोग हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। और यदि आप पढ़ लिए, आप समझ लिए, आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो शेयर करने में आपका क्या जाता है, 1-2 MB जाएगा, तो आप वीडियो को शेयर भी करें। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। अब किस पर ध्यान देना चाहिए? जब आप एक प्राथमिक स्तर के हिंदी के शिक्षक हैं और भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, आकलन के दौरान आप किस पर ध्यान देंगे? औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उससे प्रगति पत्र में दर्ज करना? बिल्कुल नहीं। ये आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं अपना बचने के लिए सरकारी योजना से। एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। ये उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण से मतलब नहीं है आकलन को। आकलन क्या है कि और एक अवधि के अंत में नहीं। आप जैसे ही सतत और व्यापक मूल्यांकन वाला वीडियो देखे होंगे जो डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दे भी देंगे, तो ये अंत में नहीं, ये क्या कहता है, ये कहता है क्या कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। सतत मतलब लगातार और व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर मूल्यांकन होना चाहिए। सिर्फ अंत में हम व्यापक मूल्यांकन करते हैं, अंत में ये व्यापक मूल्यांकन का हिस्सा हो जाता है, जो कि कहीं से ज़्यादा उचित नहीं होता है। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विभिन्न तरीकों से जानकारी एकत्र करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। देखिए ये वाला आंसर हो सकता है कि बच्चे कैसे अपने आप को निष्पादित करते हैं, शिक्षार्थियों को जानकारी देंगे, फिर उसके माता पिता को जानकारी देंगे, किस तरह कर सकते हैं। भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हैं तो प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। ये दत्त कार्य भी प्रतिदिन नहीं दे सकते हैं। तो इसका सटीक आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। देखिए यदि कोई बच्चा एक भाषा जानता है तो उसको एक भाषी कहेंगे, और यदि 1 से 2 से ज़्यादा जानता है, 2 या 2 से अधिक जानता है तो उसको हम लोग बहुभाषी कहेंगे। और बहुभाषी भाषाओं के बच्चों, 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। तो किस में करता है बच्चों का सहायता? अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाज एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। न जुड़ने नहीं, 2 भाषा जानेगा तो जाहिर है कि जो विविधता वाले बच्चे आएंगे उससे भी बच्चे जुड़ जाएंगे। अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में, बिल्कुल नहीं। तो ये भी नहीं, राष्ट्र के रीति रिवाज से नहीं। तो इसका आंसर हो गया अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में मदद करता है बहुभाषी बच्चे जो होते हैं उसको 1 से अधिक भाषा जानने पर। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि क्या महसूस किया? बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं। बच्चे बिल्कुल नहीं, त्रुटियां करते हैं बच्चे, चूंकि यहाँ बच्चे आना चाहिए ये वाला।
तो बच्चे त्रुटियां करते हैं, हम दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वह उन्हें दंड नहीं दे रही है, ये भी बिल्कुल नहीं। बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है। देखिए पेडागोजी हमेशा पॉजिटिव, सहानुभूति इससे जुड़ा हुआ रहता है। एकदम ये समझ लीजिए बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उसके अधिगम की संकेतक है, अधिगम की संकेतक है। बिल्कुल ये सही आंसर है कि बच्चे त्रुटियां करते हैं, ये स्वाभाविक है। और जब तक हम गलती से नहीं सीखते हैं, गलती नहीं करते हैं तो नहीं सीखते हैं। एक सिद्धांत भी है थॉर्नडाइक का, त्रुटि एवं प्रयास, प्रयास एवं त्रुटि, जो कह लें कि गलती बार बार एक ही काम को आप कर रहे हैं और गलती कर रहे हैं, तो वहाँ गलती के पीछे कुछ न कुछ आप में अधिगम हो गया, आप कुछ न कुछ सीख लेते हैं। तो इसीलिए बच्चे स्वाभाविक रूप से त्रुटियां करते हैं और वो अधिगम की क्या है, संकेतक है, सिंबल है। एक शिक्षिका के रूप में उनसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि यह तो त्रुटियां अधिगम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एकदम बिल्कुल गलत, महत्वपूर्ण है ये भी गलत। तो इसका आंसर, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षिका के रूप में अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि एक कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतर्क्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। बिल्कुल नहीं, कह रहा है कि बच्चे जब एक दूसरे से अंतर्क्रिया करते हैं या बातचीत करते हैं तो वो सीखते हैं, और आप एक शिक्षक होने के नाते क्या कीजिएगा, अलग अलग कर दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल, एकदम बचना, अंतःक्रिया करने देना चाहिए। ये क्या है, नकारात्मक बात बोल रहा है ये भी ऑप्शन। तो बनाए जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए, बिल्कुल गलत। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करने से ये ऑप्शन को कुछ लेना देना नहीं है। जोड़ी एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतर्क्रिया कर सके। ये अंतर्क्रिया करने का, सामाजिक अंतर्क्रिया करने का ये प्रोत्साहन वाला ऑप्शन है कि हम ऐसा गतिविधि करें कि बच्चे जोड़े में रहे, यानी समूह में रहे या जोड़ा में रहे, और फिर वो अंतःक्रिया करते हुए कुछ समूह कार्य करे या योजना बनाए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। बहुभाषी, जैसे कि बताया आपको कि 2 या 2 से अधिक भाषा कोई जानता है तो वो भाषा कहलाता है बहुभाषी। और बहुभाषी क्या करता है कि बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल गलत, विद्यालय की भाषा नहीं, घर की भाषा या मातृभाषा है, घर की भाषा या मातृभाषा है, घर पर बोलने चाहिए, न कि विद्यालय में। यानी आप जो है ना दूसरे भाषा का प्रयोग करने से रोक रहे हैं कि भाई ये घर का भाषा है, आप घर पर ही बोलिए, विद्यालय में मत बोलिए। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत। भारत में एकल भाषा विद्यालय होने चाहिए तथा विद्यार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। ये भी बिल्कुल कहता है कि पूरे भारत में एक ही भाषा होना चाहिए और फिर जो है उसके आधार पर उसको स्कूल में या विद्यालय में प्रवेश करने देना चाहिए। बिल्कुल गलत। तो 3 गलत हो गया, चौथा होगा ही, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। ये वाला ऑप्शन आपको देखने से ही पता चल जाएगा। जो जरा सा भी हिंदी पेडागोजी का वीडियो देखे हैं, आपको हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। हिंदी पेडागोजी का मात्र हम 4 वीडियो बनाए हैं और 4 वीडियो से, उस 4 वीडियो से ही आपका 15 में से 10 या 12 तक आ जाएगा। तो जो देखे होंगे उसको समझ में आ गया होगा। शिक्षक शिक्षार्थियों को क्या करेंगे, जो भी भाषा उसका है उसी भाषा में वो कम्युनिकेट करे या संप्रेषण करे, तो वो क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और उसको और हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित भी करेंगे, उसके भाषाओं को सम्मान भी देंगे। इस तरह इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े या समूह में किया जा सके, क्योंकि हम जोड़े या समूह में कार्य करने के लिए बच्चों को क्यों देंगे। तो ये क्यों, जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वह अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। शीघ्रता से मतलब नहीं है, हो सकता है कि जल्दी कर ले अपना काम,
लेकिन इससे शिक्षक का कार्य कम होता है, क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। कह रहा है कि हम समूह में इसलिए बनाएंगे कि जब एक जगह सब बच्चा रहेगा ना, तो हम अकेले ध्यान दे देंगे, एक एक करके ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो ये पेडागोजी का रूल्स भी नहीं है। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। ये वाला ऑप्शन हो सकता है। यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। अधिक अंक से मतलब नहीं है। यानी इसका सटीक आंसर क्या है कि हम बच्चों को जोड़े या समूह कार्य इसलिए देंगे कि बच्चे क्या करेंगे कि अर्थपूर्ण कार्य करेंगे और एक दूसरे से हेल्प करेगा। नहीं, हम लोग भी देखते हैं, अरे हमसे नहीं हो रहा है ये काम, अच्छा तुम ऐसे करो वैसे करो, तो एक दूसरे के से क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और सहायता करते हैं, और सहायता करते हुए क्या करते हैं, वो सीख लेते हैं। हम लोग कई चीज़ों पर, कई मौक़ों पर देखते हैं कि घर में, जिसके घर में असेंडिंग ऑर्डर में बच्चे हैं, यानी साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में बच्चे रहते हैं ना, तो क्या होता है कि बड़े बच्चे थोड़ा ज़्यादा सीखते हैं या जानते हैं, तो बड़े बच्चे का वो सीखे हुए कार्य को छोटे बच्चे क्या करते हैं, नकल करते हैं और सीख लेते हैं। या फिर वो नहीं कर पाता तो बड़े बच्चे क्या करते हैं, उसको कोऑपरेट करते हैं कि ऐसे करो, तो वो ज़्यादा अच्छे से अधिगम कर लेता है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह लक्षण हो सकती है। यानी भाषा का पढ़ना, या देखिए भाषा बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं सक रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं। जब पढ़ नहीं रहे हैं और बच्चे समझ नहीं रहे हैं, तो उसको पढ़ने में क्या है, अक्षमता। हम इंग्लिश में भी लिख दिए हैं डिसलेक्सिया, क्या है, पढ़ने में अक्षमता। इसको नोट कर लीजिए, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो गणना नहीं कर सकता उसको डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। प्रयोग या अभ्यास करने में असक्षमता है तो इसको डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। लिखने में अक्षमता है तो डिस्ग्राफिया है, यानी लिखने में दिक्कत डिस्ग्राफिया, कोई कैलकुलेशन करने में, गणना करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो डिस्कैल्कुलिया, और कोई चीज़ प्रयोग या अभ्यास करने में वो असक्षम है तो उसको डिस्प्रैक्सिया, और जो पढ़ने में अक्षम है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। आकलन करने के, देखिए आकलन से आपका 2-3 प्रश्न रह जाता है हिंदी में विशेष करके और ईवीएस में भी। तो ईवीएस पेडागोजी भी आप देख सकते हैं, उसका भी मूल्यांकन वाला वीडियो बनाए हुए हैं। तो क्या कह रहा है कि कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है, कौन सही है। तो आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आकलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए, ये भी गलत। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए, ये भी गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो गया कि आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। इससे क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री, यहाँ देखिए कक्षा के लिए कई सामग्री प्रयोग हो सकता है, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, भाषा की कक्षा के लिए कौन प्रमाणिक सामग्री है। तो पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तक, समाचार पत्र, पूरक पुस्तिका। ये भाषा किसे आप भाषा की कक्षा है तो प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि ये जो होता है ये क्या करें, प्रमाणिक सामग्री के रूप में पाठ्य पुस्तक भी हो सकता है, कार्य पुस्तिका भी हो सकती है, पूरक हो सकती है, समाचार पत्र भी हो सकती है। तो अब पता नहीं इस प्रश्न में आंसर रखा है 3, समाचार पत्र हो सके कि प्रमाणिक सामग्री के रूप में अस्वीकार होगा, यहाँ स्वीकार हो गया हो तो आप अपना यदि प्रीवियस ईयर का कोई बुक खरीदे हैं तो उसमें आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है।
प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। जटिल तो कभी भी बच्चों के लिए होना ही नहीं चाहिए। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। देखते हैं ये वाला इससे बेहतर हो सकता है। किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती, किसी भी तरह की नहीं हो सकती। सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए, ये भी हो सकती है, लेकिन ये सटीक आंसर क्या है? सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। मतलब कि कोई सामग्री है तो जो स्तर है बच्चे का, प्रथम कक्षा में है, द्वितीय कक्षा में है, तृतीय कक्षा में, तो उस हिसाब से यदि हम सामग्री का यूज करेंगे तो वो यूज कर पाएगा। अब जो बड़े बच्चे के लिए जो सामग्री चाहिए, 10th 11th के लिए जो सामग्री चाहिए वो 1 क्लास के बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो उसका स्तर क्या है? बड़ा है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ व्याकरण के नियम पढ़ाए जाने से भाषा अर्जन नहीं होता। अब मान लिया जाए कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जन्म से ही परिवेश में रहा और भाषा सीख रहा, तो क्या उसको व्याकरण पढ़ाए थे हम? नहीं। तो क्या है कि बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चों को पुरस्कार या दंड दिया जाता है? ये भी बिल्कुल नहीं। बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं, यानी भाषा अर्जन कैसे होता है? बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं। बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा का ग्रहण करता है, यानी बिना ख्याल का, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग का बच्चे भाषा ग्रहण करते हैं। और जैसे ही शिशु जन्म लेता है तो वो परिवेश में रहता है और समाज में रहता है, और समाज के नियमों कायदों के अनुसार जो भी भाषा प्रचलन में है उस भाषा को बिना सचेतन के ये ग्रहण कर लेते हैं। अवसर नहीं मिलता, अवसर तो मिलता ही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भाषा के उत्पादक कौशल हैं। भाषा कैसे उत्पादन होता है? हम लोग जानते हैं कि भाषा किसको कहते हैं? अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त करना दूसरों के सामने, और दूसरों के भावों और विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? पठन तथा लेखन से हम सिर्फ भाषा उत्पाद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पठन तथा श्रवण, सिर्फ पढ़ लिए और सुन लिए नहीं। क्या होगा? वाचन तथा लेखन, ये भी नहीं। लेखन बिना लिखे भी हम भाषा सीख सकते हैं। तो क्या होगा? वाचन तथा श्रवण, यानी हम बोलते हैं और सुनते हैं तो हम भाषा उत्पाद हो जाता है मेरे में, यानी हम भाषा सीख लेते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, वाचन तथा श्रवण। अगला प्रश्न है, सभी बच्चे गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। अभिप्रेरित किस गतिविधि द्वारा अभिप्रेरित होते हैं? जिनकी योजनाएं वयस्कों के द्वारा बनाई जाती है। देखिए ये प्रश्न आपका रिपीटेड है। ये 21 जनवरी को ये प्रश्न पूछा हुआ था, आज भी पूछ दिया। ये 17 जनवरी का है। तो 17 जनवरी में कई प्रश्न देखिएगा आप, जब पूरा प्रीवियस ईयर 21-22 का कीजिएगा ना, तो पूरा प्रश्न आपका जो है ना लगभग 30 से 40% रिपीटेड है। और जब आप अगले सीबीटी में बैठिएगा ना, जब आप अगले एग्ज़ाम में बैठिएगा दिसंबर 2022 में, तो आपको 30 से 40% यही प्रश्न कहाँ से प्रश्न लाएगा? इसका तो लिमिट सिलेबस है, तो प्रश्न वही रिपीटेड होगा। तो आप एकदम गौरपूर्वक, ध्यानपूर्वक जो है ना इसको आप कर लीजिए। आप जो है ना CTET आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या था? सभी बच्चे गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, जिनकी योजनाएं वयस्कों के द्वारा बनाई जाती है, या फिर जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। ये वाला आंसर होगा कि यानी गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित तब होगा जो बच्चे को इंटरेस्ट लगेगा, बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होगा। अब आप प्लानिंग कर दिए, बहुत बढ़िया, आप योजना बना दिए, बहुत बढ़िया, गतिविधि कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या होगा? बच्चा अभिप्रेरित नहीं होगा। बच्चे को जो इंटरेस्ट आएगा, बच्चे के लिए जो अर्थपूर्ण होगा, वही उसको इंटरेस्ट आएगा। जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है, गलत। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, द्विभाषी बच्चे या 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है। देखिए बच्चा 2 भाषा जान रहा है, बहुभाषी हैं, लेकिन वो प्रयोग क्या कर रहा है? एक भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? पहला है संकेतन, संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता, दक्षता स्तर। ये आंसर आपका क्या होगा? उसका ये संकेत बदल कहाँ रहा है? वो संकेत नहीं बदल रहा है।
अपना क्या कर रहा है, अपनी भाषा का ही प्रयोग कर रहा है, संकेत मिश्रित भी नहीं कर रहा है, बहुभाषिकता का भी नहीं कर रहा है। उसका क्या है, ये दक्षता स्तर है कि वो एक ही भाषा को बोल पा रहा है, दूसरे भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं। स्कोरिंग मार्गदर्शिका को याद रखिएगा, ये रूब्रिक्स कहलाता है। और ये भी आपका प्रश्न रिपीटेड होता है जब कोई स्कोरिंग मार्गदर्शिका जो बनाया जाता है विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए, उसको रूब्रिक्स कहा जाता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो ये था आज का हिंदी पेडागोजी जो 17 जनवरी 2022 को पूछा गया था, 15 में से 15। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद भी आया होगा। और आपको एक सलाह भी देते हैं कि आप धैर्य रख के पढ़िए, समझिए, इससे रिपीटेड होगा प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।